वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गार। सितंबर में जिन बच्चों के एग्जाम हैं वो सब इन वीडियो से बेनिफिट उठा सकते हैं। उन्हीं के लिए डेडिकेटली आई एम क्रिएटिंग ऑल दिस सीरीज ऑफ वीडियोस, राइट। तो चैप्टर नंबर 11 का ही ये पार्ट है गार, तो जिसमें कि टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेशन आता है। उसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन लोगों को इन डेप्थ में देखना है, गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। यहाँ पे मैं सिर्फ बात करने वाली हूँ गार की, लेकिन गार समझने के लिए ना ये तीन टर्म्स का बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, राइट। जब हम बात करते हैं टैक्स प्लानिंग की, इसका मतलब कि जो एसएससी है उसने जो टैक्स सेव किया है ना, वो टैक्स एथिकली और लीगली सेव किया है ना। जो भी इनकम टैक्स का प्रोविजन था उसी का फायदा उठाते हुए अपने टैक्सेस को उसने रिड्यूस किया है। यहाँ पे ना तो एसएससी को कोई प्रॉब्लम होती है, ना ही डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हम बात करें टैक्स इवेजन की, तो ये एक अनएथिकल रूट है, बट इलीगल भी है, राइट। मतलब ये किस तरीके का हो, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। यहाँ पे अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ फाइन या ऐसा कुछ नहीं, आपको पनिशमेंट्स में मिलेंगी। ये ऑफेंसिव एक्ट है, राइट। तो यहाँ पे एसएससी को तो बहुत फायदा होता है, लेकिन डिपार्टमेंट को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि डिपार्टमेंट बिल्कुल भी इवेजन पसंद नहीं करता। तो जब भी इवेजन किया जाता है तो क्या किसी इनकम टैक्स के प्रोविजन का बेनिफिट उठाया जाता है? नहीं। यहाँ पे पूरी तरीके से या तो कंसीलमेंट होता है, या फाल्सिफिकेशन होता है, या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा होता है। तो इसको सुधारा तभी जा सकता है जब वो बंदा सुधरे, है ना। तो यहाँ एसएससी को सुधारा जाता है, यहाँ इनकम टैक्स एक्ट पे कोई काम नहीं किया जाता। अब ये जो बीच वाली टर्म है ना, दैट इज टैक्स अवॉइडेंस, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि टैक्स अवॉइडेंस जो है ना, ये लीगल है। क्या बात कर रहे हो मैम? यस, ये लीगल है बट अनएथिकल है, राइट। करना नहीं चाहिए, बट अगर आप कर रहे हैं तो लॉ ये नहीं कह सकता, डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता कि आप गलत हैं या आपने कोई चीज ऐसी की है जो गुनाह है, वो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये वेरी मच लीगल है। ऐसे कैसे किया जाता होगा मैम? टैक्स अवॉइडेंस बेसिकली क्या कहलाता है कि जब कोई बहुत ही स्मार्ट पर्सन, स्मार्ट एसएससी किसी इनकम टैक्स के प्रोविजन में वो देख लेता है, वो बारीकी ढूंढ लेता है जो दूसरा कोई नहीं देख पाया, और उसका बेनिफिट उठा के वो अपना टैक्स सेव करता है, तो उसे हम बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस को हैंडल करने के लिए डिपार्टमेंट, सोचो जब से इनकम टैक्स आया है, कुछ लोगों का काम क्या रहता है? हमेशा टैक्स को बचा लेना, है ना। हमेशा आप भी अगर इनकम जनरेट कर रहे हो, आपका फर्स्ट फोकस क्या होता है? कमाना। दूसरा फोकस क्या होता है? कम से कम टैक्स देना, है ना। ये टेंशन उन लोगों की ज्यादा बढ़ती चली जाती है जिनको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। अगर थोड़ा बहुत टैक्स देना है तो फिर भी चल जाता है कि आप अभी 5-10% के स्लैब पे हो तो यू आर ओके। लेकिन सोचो एक बार के लिए कि आपको 35-40% अपनी इनकम का हिस्सा गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली आप एक्टिवली अपने टैक्स को प्लान करेंगे, है ना। यहाँ पे ये क्या करते हैं कि ये प्रोविजंस में से लूप ढूंढना शुरू करते हैं कि वो कोई तरीका ढूंढो कि जिससे हम काम भी करें, इनकम भी आए, लेकिन हमें टैक्स ना देना पड़े। वो सारे के सारे जो है ना, वो सब आते हैं टैक्स अवॉइडेंस के लिए। अब इसे करने के लिए, क्योंकि इतनी डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत होती है, आप, मैं या कोई भी जिनका थोड़ा बहुत करने से टैक्स सेव हो सकता है, वो लोग तो नहीं होंगे डेफिनेटली, है ना। तो यहाँ कौन लोग होते हैं? यहाँ होते हैं स्पेसिफिक लोग, जिसको हम बोलते हैं ईदर द रिच क्लास, द वेरी रिच क्लास, राइट, और द एमएनसीज और द कॉर्पोरेट्स। क्योंकि इन लोगों के पास पूरा का पूरा अरेंजमेंट होता है, दे कैन अफोर्ड द अरेंजमेंट, दे कैन अफोर्ड द सेटलमेंट, जो भी सेटअप बनाना है वो सब ये अफोर्ड कर सकते हैं, यस। और इनके पास पूरा डिपार्टमेंट होता है, पूरी की पूरी इंटेलिजेंट लोगों की फौज होती है, राइट। तो इनका काम ही क्या होता है कि ये एक डिपार्टमेंट बना देते हैं कि भाई आपको टैक्स सेव करना है, इसी पे काम करना है। तो वो पूरा का पूरा जो इनका डिपार्टमेंट होता है पर्सनली, वो सारा साल 365 दिन हर प्रोविजन में से लूप ही ढूंढ रहा होता है ना। तो ये कितना बड़ा टास्क है डिपार्टमेंट के लिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, कि इन लोगों को हमेशा ही कंट्रोल करते रहो, हमेशा ढूंढते रहो। ये पहले लूप ढूंढेंगे, टैक्स को अवॉइड करेंगे, फिर डिपार्टमेंट ढूंढेगा कि अरे भाई क्या नया ढूंढ लिया, और फिर फाइनेंस एक्ट अमेंड होगा। ये कहानी चलती रहती है, चलती रहती है। इस सब चक्कर में ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा सार को। सार क्या होता है? स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स। मतलब कि डिपार्टमेंट ने देखा कि ये पर्टिकुलर तरीके का अरेंजमेंट करके, और काफ़ी सारे एसएससीज हैं जो अपने टैक्स को अवॉइड कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट ने क्या किया कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोविजन ही डाल दिया कि इस तरीके के जो अरेंजमेंट्स हैं इसको आपको ऐसे ही हैंडल करना होगा।
जैसे कि ट्रांसफर प्राइसिंग, है ना? ये पूरा का पूरा सेक्शंस की एक लड़ी बना दी गई कि अगर ये सिनेरियोज होंगे तो इस तरीके से ही आपकी इनकम को कंप्यूट किया जाएगा, टैक्स निकाला जाएगा। तो इस तरीके से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना काफ़ी सारे प्रोविजंस आए, लेकिन क्या लूप्स ढूंढना बंद हो गया? नहीं। तो डिपार्टमेंट को लगा कि यार हम भी यही काम कर रहे हैं, पहले ये लूप होल्स ढूंढते हैं, फिर ये लोग उधर से टैक्स को अवॉइड करते हैं, फिर हम उसको टेक केयर करने के लिए कुछ नया बना रहे होते हैं, कब तक चलेगा? तो कुछ परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, एंड देयर इट कम्स गार, अ परमानेंट सोल्यूशन। देखो परमानेंट जैसा तो कुछ नहीं होता, अभी हाल में हमें लगता है कि हाँ हमने कुछ ढूंढ लिया है, बट जो लोग आज भी एग्रेसिवली टैक्स प्लान करने की सोचते हैं वो लोग उधर भी कुछ ना कुछ नया ढूंढ लेंगे। तो देखते रहेंगे, ये कहानी तो चलती रहेगी। फाइनेंस एक्ट तो हमें हर साल ही फेस करना है। सो ये लोग बेसिकली करते क्या थे? ये जो रिच लोग होते हैं, एमएनसीज होती हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं मैम, ये किस तरीके से टैक्स को अवॉइड कर लेते थे? तो देखो, हम जहाँ सोच खत्म करते हैं ना, यहाँ से इनकी सोच शुरू होती है। ये क्या करते थे? स्मार्ट स्ट्रक्चर्स बनाते थे। मान लो इनको कोई काम करना है, वो काम ये अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे हैं तो प्रॉब्लम, इनको पता चलता है एक पर्टिकुलर कंट्री में अगर आप ट्रस्ट बना के और एक पर्टिकुलर तरीके से इन्वेस्ट करते हो तो फिर आपकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं होगा। तो ये वो स्ट्रक्चर ही पूरा क्रिएट कर लेते थे कि हमारा टैक्स बच जाए। आप और मैं इसे करेंगे नहीं, हम लोग वैसे ही 5-10% के स्लैब पे चल रहे हैं, हमको क्या टेंशन है, कोई बात नहीं। लेकिन इन लोगों को जहाँ 35 से 40% का टैक्स देना पड़ रहा है, तो ये सिर्फ इसको कैसे देखते हैं कि सारा सेटअप करने में मेरी क्या कॉस्ट आ रही है, तो मेरा कितना बच रहा है। अगर यहाँ से ये 15% भी सेव कर लेते हैं तो क्या फिर इनकी अल्टीमेट सेविंग है? हाँ। सो ये लोग इस सब चीज़ों को चूज करते हैं, या फिर ये क्रिएट करते हैं बड़े ही कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट्स। मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करूंगी वोडाफोन का केस, ठीक है? उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? इस तरीके के अरेंजमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं ताकि डिपार्टमेंट पता ही ना लगा पाए कि यहाँ पे किसी तरीके का अवॉइडेंस की स्कीम चल रही है। वो इतने लेयर्स में होकर के चीज आती है, राइट? और तीसरा है फॉरेन रूट्स का इस्तेमाल करना। जैसे कि आप लोगों ने मॉरिशस रूट के बारे में सुना है, मैंने भी जो चैप्टर डिस्कस किया है उसके अंदर मॉरिशस रूट को एक्सप्लेन किया है। सो मॉरिशस रूट, सिंगापुर रूट, मलेशिया रूट्स, केमन आइलैंड रूट, आपको पता है ये सारे के सारे क्या प्लेसेस हैं? टैक्स हेवंस। मतलब इन एरियाज में, इन कंट्रीज में टैक्सेस या तो जीरो हैं या बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है? सो इन कंट्रीज को यूज करता है एसएससी ताकि वो अपना टैक्स सेव कर सके। तो दीज आर फॉरेन रूट्स, इनका भी इस्तेमाल ये करते थे। अब ये सारी की सारी हैंडलिंग करना इतना बेचारे डिपार्टमेंट के लिए आसान नहीं था, है ना? ये बहुत जद्दोजहद कर रहा हो। जब हम बात करते हैं टैक्स इवेशन की, तो टैक्स इवेशन के लिए तो बहुत सारे टूल्स हैं डिपार्टमेंट के पास। क्यों? क्योंकि ये तो सीधे ही नाप देते हैं बंदे को, है ना? तो आदमी डरता है। लेकिन अवॉइडेंस के केस में ना डर नहीं है, क्योंकि अगर आप पकड़े भी जाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि भाई ये आप अपने एक्ट को संभालो, हमारी क्या गलती है इसमें, ठीक है? तो वहां पे डिपार्टमेंट को ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक? सो बेसिकली गार को जब ये लेकर के आए तो ये इफेक्टिव तो हुआ 2017 से, इफेक्टिव हुआ 1/4/2017 से, लेकिन इसकी कहानी शुरू हो गई थी वोडाफोन केस के साथ ही, मतलब कि 2007 में। जब वोडाफोन का केस हमारी गवर्नमेंट डील कर रही थी, डिपार्टमेंट डील कर रहा था, तो उसको बहुत ज़्यादा फील हुआ कि हम लोगों को ऐसा कोई एक सेटअप बनाना पड़ेगा। तो इसके पेपर वर्क और सब कुछ तब शुरू हुआ। 2013 में ये सब कुछ बन के रेडी हो चुका था और अप्रॉक्सीमेटली ऐसा आइडिया लगाया जा रहा था कि इसे इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, बट इसे डेफर करते गए एंड फाइनली 1/4/2017 को इसे इफेक्टिव किया गया, ठीक है? सो गार करता क्या है? गार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पावर देता है। कैसी पावर? कि वो डिसरिगार्ड कर सके या रिकरेक्टराइज कर सके किसी भी ऐसे अरेंजमेंट को जो अरेंजमेंट क्रिएट हुआ है टू अवॉइड टैक्स, ठीक है? जिसके अंदर कोई भी कमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं। मतलब कि पूरी कहानी ही एक डमी फेम की तरह प्रेजेंट की गई है। एक्चुअल में अगर हम उसके इंटेंट को चेक करें तो अंदर कुछ भी नहीं है। सो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पावर देता है कौन? गार। सो गार को लाने के लिए एक चैप्टर लाया गया, चैप्टर 10A। जब 2013 में गार आ रहा था तो चैप्टर 10 में आ रहा था।
ठीक है। बट ये फाइनली आया, इफेक्टिव हुआ इन 2017, तो ये हुआ चैप्टर 10A। इसमें जो सेक्शंस है ये 95 से लेके 102 तक है, बट साथ में हम सेक्शन 144BA को भी पढ़ते हैं। सेक्शन 144BA इनकम टैक्स से रिलेटेड भी जो भी रेफरेंसेस प्रिंसिपल कमीशन को किए जाते हैं उन सब को डील करने के लिए है। तो गार से रिलेटेड भी जब भी कोई ट्रांजैक्शन या कोई भी इशू अगर प्रिंसिपल कमिश्नर को रेफर करना होगा तो फिर यहाँ पे सेक्शन 144BA इन्वोक हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 95(1) की। वैसे तो जितना भी बेयर एक्ट है लास्ट में मैं सारा का सारा आपको समराइज कराऊंगी, बट यहाँ पे जो जरूरी फैक्टर्स हैं उसको मैंने इस्तेमाल किया है ताकि आप इसे रिलेट कर सके। तो पहला ही सेक्शन 95। सेक्शन 95(1) स्टार्ट ही ये कहते हुए करता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द एक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एक्ट है, एक्ट कौन सा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये जो एक्ट है नॉट विद स्टैंडिंग मतलब कि इसको मैं ओवरराइड कर रहा हूं। किसको, इनकम टैक्स एक्ट 1961 को। तो इसमें जो कुछ भी लिखा गया है अगर किसी सिचुएशन में गार इन्वोक हो रहा है तो ये अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है। अब सीबीडीटी ने एक सर्कुलर निकाला 2017 में और उसने उस सर्कुलर में यह बताया कि गार अट्रैक्ट कब होगा, कौन से ऐसे सिनेरियोज होंगे जहां पे गार अट्रैक्ट होगा। वो कौन से सिनेरियोज थे, अगर टैक्स बेनिफिट इन एग्रीगेट एक असेसी जो है वो 3 करोड़ से ऊपर का ले रहा है एक प्रीवियस ईयर में, तो वहां पे गार लगने के चांसेस हैं। ठीक है। इससे कम हो मैम 2.8 करोड़ हो तो फिर वहां आपको कोई भी इशू दिख रहा है ना, गार जो कहता है कि ये तरीके की ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट्स जो हैं वो गार अट्रैक्ट करेंगे, बट टोटल जो एग्रीगेट बेनिफिट उसे हुआ उस सारे अरेंजमेंट से अगर वो 3 करोड़ से नीचे है तो फिर गार अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है। अगर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो अरेंजमेंट्स हैं वो 1/4/2017 से पहले हुए हैं तो भी गार इन्वोक नहीं होगा। मैम पहले हुए का क्या मतलब है, मान लो इन्वेस्टमेंट तो की मैंने 2016 में, लेकिन इसका टैक्स बेनिफिट मुझे 2018 से मिलना शुरू होगा। सो ये 2018 से जो ये मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं 2019 में मिल रहे हैं 2020 में मिल रहे हैं, तो क्या इस पे गार अट्रैक्ट हो सकता है, नहीं, क्योंकि आपने जो अरेंजमेंट किया है वो अरेंजमेंट 2016 में है। सो अरेंजमेंट या इन्वेस्टमेंट 1/4/2017 के बाद की जो होंगी सिर्फ उन पे ही गार अट्रैक्ट हो सकता है। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, गार किन किन अरेंजमेंट्स पे अप्लाई हो सकता है, कौन कौन लोगों के अरेंजमेंट्स पे अप्लाई हो सकता है। मैंने इंडिविजुअल अगर इस तरीके का कोई अरेंजमेंट करूं तो क्या मेरे पे गार अट्रैक्ट हो सकता है, या वो सिर्फ कॉर्पोरेट और रिच लोगों के लिए ही है, नहीं, वो सब पे अप्लाई होगा जिन पे भी इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई होता है, बीइंग इट NRI, बीइंग अ कंपनी, फर्म, AOP, BOI, ट्रस्ट, हूसोएवर, जिस पे भी इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होता है उन सब लोगों के ऊपर क्या गार अट्रैक्ट हो जाएगा, यस। ठीक है। सो ये 3 कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, इन 3 सिचुएशंस में गार अट्रैक्ट होता है। सारी सब कुछ सही है, इन्वेस्टमेंट भी 2017 के बाद है और वो एप्लीकेबल भी हो रहा है, लेकिन अगर उसका एग्रीगेट टैक्स बेनिफिट 3 करोड़ से नीचे है तो भी गार वहां काम नहीं करेगा। जब हम बात करते हैं ना एग्रीगेट टैक्स बेनिफिट, तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये हुआ कि एक मिस्टर ए एसएससी हैं, इन्होंने 10 तरीके के अरेंजमेंट्स किए, राइट, उन सारे अरेंजमेंट से टोटल मिला के, मैं प्रीवियस ईयर ए की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि 10 सालों में टोटल मिला के, नहीं, एक प्रीवियस ईयर में इन सबको मिला के उसके 2.95 करोड़ का ही टैक्स बेनिफिट वो उठा पाए, तो फिर मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाली, यहाँ गार अट्रैक्ट नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ये मेन बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है। अब गार जो है किन ट्रांजेक्शन्स के केस में ट्रिगर होता है, दिस इज अगेन अ वेरी रेलिवेंट वन, राइट। इसको मैं बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ भी आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि ये आप लोगों के दिमाग में अच्छे से स्ट्राइक होना चाहिए। सो ट्रांजेक्शन्स क्या होंगी, यहाँ तो इसने कहा कि टैक्स बेनिफिट टोटल, बट ये जिनको मैं काउंट करूंगी, एक एसएससी है ए, इसके 10 बिजनेस हैं,
ठीक है, ये 10 बिजनेस में जितना भी इसने जो भी ट्रांजैक्शंस की हैं, क्या सारी की सारी ही गार की कैटेगरी में अट्रैक्ट होने वाली है? नहीं। तो वो पर्टिकुलर कौन सी ट्रांजैक्शन है जिनके कैटेगरी में मैं 3 करोड़ का बेनिफिट चेक करने वाली हूं? ठीक है, सो सेक्शन 96 इसकी बात करता है। सेक्शन 96 कहता है एक अरेंजमेंट इज इम्परमिसिबल। इम्परमिसिबल का मतलब होता है क्या है? प्रोहिबिटेड बाय लॉ, या फिर अनअलाउड, अनएक्सेप्टेबल। मीन्स कोई भी एक अरेंजमेंट जो लॉ, कौन सा लॉ? इनकम टैक्स लॉ हेयर, ठीक है, इनकम टैक्स लॉ प्रोहिबिट करता है। अगर इस तरीके का कोई भी अरेंजमेंट है तो सेक्शन 96 कहता है वो ट्रांजैक्शन गार को ट्रिगर करने की पावर रखता है। ठीक, अब वो ट्रांजैक्शंस जो है वो क्या होगी? अगर उस ट्रांजैक्शन का, उस अरेंजमेंट का मेन पर्पस ही है टू ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट, मतलब कि वो जो भी अरेंजमेंट किया है उसमें अल्टीमेटली जो एसएससी है उसको टैक्स में बेनिफिट हो रहा है। बिजनेस उसका कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है वो एक सेपरेट चीज है, बट उसको टैक्स का बेनिफिट हो रहा है। दूसरा, वो क्रिएट कर रहा है ऐसे राइट को या ऐसी किसी ऑब्लिगेशन को जो नॉर्मल केस में जब दो पार्टीज डील करती हैं एट आर्म लेंथ, तो ऐसे सिनेरियो में वो राइट या ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट हो सकता। ठीक, या फिर वो रिजल्ट करता है मिसयूज या एब्यूज ऑफ प्रोविजन। जो प्रोविजन बनाया गया उस प्रोविजन के लिए, उस प्रोविजन का वो मिसयूज कर रहा है या फिर उसे एब्यूज कर रहा है एट द एंड। और वहां पे उस पूरे के पूरे अरेंजमेंट में किसी भी तरीके का कोई कमर्शियल सब्सटेंस दिखाई नहीं देता। अब आप सोच रहे होंगे तो बहुत ही टेक्निकल हो गया, अरे सब ऊपर से निकल रहा है। मैम रुको, इंतजार करो, अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी। या फिर इज कैरिड आउट इन एन नॉन बोनाफाइड मैनर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोनाफाइड? जेन्युइन। ठीक है, सो नॉन जेन्युइन फॉर्मेट में, मतलब वो ऐसा लगता है देख करके ही अरेंजमेंट की यहाँ एफर्ट डाल के इसे क्रिएट करने की कोशिश की है, वो बिल्कुल ऐसे क्या कहते हैं, नॉर्मली एग्जीक्यूटेड फॉर्म में कभी भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, सो आप लोग वंडर कर रहे होंगे कि गार काम कैसे करता है, तो यहाँ मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ और इस स्टोरी में ये सारी की सारी चीजें आपको ना बाय हार्ट हो जाएंगी, तो स्टोरी बड़े ध्यान से सुनना। ये स्टोरी के अंदर 4 करेक्टर्स हैं। इस स्टोरी का मैंने नाम रखा है मिस्टर स्मार्ट सीए एंड मॉरिशस मैजिक, है ना, स्मार्ट सीए ऐप मॉरिशस मैजिक। सो मिस्टर स्मार्ट सीए जो है एक बिजनेसमैन है। इनकी एक कंपनी है स्मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक इंडियन कंपनी है। ठीक है, स्मार्ट होल्डिंग कंपनी भी है इनकी, जो एक शेल कंपनी है। इन्होंने कहाँ खोली हुई है? मॉरिशस में। और फिर हमारे पास है हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो कि हमारा वॉचमैन है। ठीक है, इसके अलावा है एक अप्रूविंग पैनल, जिसका भी आपको रेलेवेंस समझ में आएगा, मैं बाद में बताऊंगी। बट सेक्शन 144 बीए जो शुरुआत में मैं बात की थी, है ना, जहां पे प्रिंसिपल कमीशन के पास रेफर किया जाता है, तो वो फर्दर रेफर कर देता है टू दिस अप्रूविंग पैनल द मैटर। ठीक है, सो फाइनल ये जो जज है ये जज करेगा, दिस अप्रूविंग पैनल ये जज करेगा कि वेदर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सब कुछ टेस्ट कर लिया, गार इन्वोक होगा कि नहीं होगा। अगर इन्होंने कह दिया नहीं इन्वोक होगा, तो चाहे सब कुछ कंडीशन मैच कर रही हो फिर भी वहां गार नहीं लगाया जाएगा। तो फाइनली पावर किसके पास है? टू दी अप्रूविंग पैनल, राइट। तो अब इसमें कहानी क्या होती है? जो स्मार्ट सीए है ना, वो क्या करता है, मॉरिशस में एक शेल कंपनी खोलता है और उससे इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स कराता है, राइट। यहाँ पे इसका सोल एम क्या है? कैपिटल गेन जो है, क्योंकि मॉरिशस में अगर हम पहले बात करें, गार से पहले की सिचुएशन की बात करें, तो मॉरिशस और इंडिया की जो डीटीए था उसके तहत जो कैपिटल गेन थे ना वो एग्जम्प्ट हो जाते थे। ठीक है, सो इसने बेसिकली ये सारा पापड़ किस लिए बेला है कि जो भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में शेयर्स में या जिस भी एसेट में, वहां से जो कैपिटल गेन अराइज हो उसके ऊपर इसे कोई टैक्स ना देना पड़े। ठीक है, सो अब इस सिनेरियो के अंदर अगर हम बात करें तो जो ट्विस्ट है वो क्या है कि जो मॉरिशस कंपनी है ना, इसके पास ना तो कोई ऑफिस है, ना ही इसके पास कोई एम्प्लॉय है, और सिर्फ एक पोस्टल एड्रेस इसके पास। ठीक है, अब हम यहाँ अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो सेक्शन 95 क्या कह रहा था
सेक्शन 995 कह रहा था कि मैं सारे प्रोविजंस को ओवरराइड कर दूंगा, ठीक है। सो अगर आपका 96 यानी कि ऐसा कोई अरेंजमेंट मिलता है जो इम्परमिसिबल है, तो फिर मैं इनकम टैक्स एक्ट के सारे प्रोविजंस को ओवर रूल करते हुए अपने आप को अप्लाई करा दूंगा, ठीक है। सो हमें यहाँ चेक करना है क्या ये जो अरेंजमेंट इसने किया मिस्टर स्मार्ट सीए ने, जो मॉरिशस में कंपनी खोली, क्या ये एक अरेंजमेंट है जो इम्परमिसिबल होगा, है ना। तो सबसे पहले फैक्ट चेक करना है कि क्या टैक्स बेनिफिट ही मेन पर्पस था। तो ये जो कंपनी खोली गई है यहाँ पे, ये जो मॉरिशस की कंपनी है, जो शेल कंपनी है, जिसके अंदर कोई कमर्शियल सब्सटेंस नजर नहीं आता। क्यों नहीं नजर आता? क्योंकि इसने बोला कि इनके पास ना तो कोई ऑफिस है, ना कोई एम्प्लॉय है, और सिर्फ पोस्टल एड्रेस है। इसका मतलब कि इसका होल सोल एम जो है वो क्या है? इसका होल सोल एम है टैक्स बेनिफिट पहुंचाना, है ना, कैपिटल गेन टैक्स सेव करना, राइट। अब हमें देखना है कि क्या यहाँ पे किसी तरीके का कोई राइट या ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है। सो यहाँ पे क्या राइट क्रिएट हो रहा है इसके पास? इसको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ रहा, ये इसको राइट की तरह मिल रहा है ना। ये क्या कह रहा है कि लॉ ही कह रहा है कि यहाँ तो कैपिटल गेन टैक्स देना ही नहीं है। तो इसने जो भी अरेंजमेंट किया, उस अरेंजमेंट की वजह से इसको टैक्स का बेनिफिट हुआ, ये राइट मिल रहा है। जो नॉर्मल केस में अगर ये जाता तो क्या मिलता? द आंसर इज नो। तो इस अरेंजमेंट की वजह से ऐसा हुआ। क्या यहाँ पे किसी प्रोविजन का मिसयूज हो रहा है? यस। जो इंडिया और मॉरिशस के बीच में डीटीए है ना, इसके प्रोविजंस को क्या यहाँ मिसयूज या एब्यूज किया जा रहा है? द आंसर इज यस। जो मॉरिशस में इसने कंपनी बनाई थी, जो शेल कंपनी है, क्या इस कंपनी के पास कोई कमर्शियल सब्सटेंस दिख रहा है? क्या ये कंपनी एक्चुअल में कुछ काम कर रही है, किसी पर्पस के लिए बनी है अदर देन टू हैव टैक्स बेनिफिट? तो वो भी कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं है। क्या ये जो भी एक्शंस इसने लिए कि ये खुद इंडिया में बैठा है और इसने मॉरिशस से हो करके इंडिया में इन्वेस्ट किया है, ये क्या बोनाफाइड दिखता है हमको कि ये इस तरीके से कैरी आउट हुआ है, जो बोनाफाइड जेन्युइन लगती है ट्रांजेक्शन? द आंसर इज नो। सो ये सारी की सारी सिचुएशन क्या कह रही है? कह रही है सेक्शन 96 कह रहा है कि भाई ये अरेंजमेंट जो है इम्परमिसिबल है, मीन्स दिस अरेंजमेंट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अगर ऐसा है तो फिर गार क्या कहता है? मैं आ रहा हूं सेक्शन 95 लेकर के, मतलब कि इनकम टैक्स का जो कुछ भी था, ठीक है, सबको साइड रख दो, अब कौन चलेगा? सिर्फ मैं। सो यहाँ पे फिर क्या अप्लाई हो जाता है? आपका गार। क्लियर है? अब यहाँ पे मिस्टर स्मार्ट सीए ने इस अरेंजमेंट को करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को बचाने की कोशिश करी, जिससे कि वो टैक्स से बच जाते। लेकिन इनकम टैक्स ऑफिस ने यहाँ इन्वोक किया गार, है ना। सेक्शन 97 जो है वो स्पेसिफिकली बात करता है कमर्शियल सब्सटेंस को, कि क्या इस एक्टिविटी में जो भी मॉरिशस की कंपनी थी, क्या यहाँ कमर्शियल सब्सटेंस है। तो कमर्शियल सब्सटेंस में हम किन किन चीज़ों को कंसीडर करते हैं, क्या क्या चेक करते हैं, उस सब की बात करते हैं 97। तो आईटीओ ने इन्वोक किया गार, उसने कहा 97 के हिसाब से कमर्शियल सब्सटेंस मिसिंग है, ठीक है। मेन पर्पस टैक्स बेनिफिट उठाने का है सेक्शन 96 के तहत, ठीक है। अरेंजमेंट जो है आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं है, सेक्शन 96 से। और सेक्शन 96 जो है इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है, ये पूरी तरीके से ट्रिगर होता है। इस वजह से क्या यहाँ गार अप्लाई होगा? यस। सो गार अप्लाई होते ही क्या हो जाएगा? अब इसको यहाँ पे क्या टैक्सेस पे करने पड़ेंगे? यस। सो ये क्रिएट करता है राइट ऑब्लिगेशन दैट आर मीनिंगलेस विदाउट द टैक्स बेनिफिट। यही अरेंजमेंट अगर इसे कैपिटल गेन मॉरिशस में भी देना पड़ रहा हो, और इनफैक्ट ज़्यादा देना पड़ रहा हो, तो क्या वो ये अरेंजमेंट करेगा? क्या उस अरेंजमेंट का कोई फ़ायदा होगा उसे? नहीं मैम। तो क्या वो अरेंजमेंट वो करेगा? नहीं मैम। इसका मतलब उस अरेंजमेंट को करने का टोटल पर्पज़ ही क्या था? टू हैव अ टैक्स बेनिफिट, ठीक है। अब ये जो इस तरीके के टैक्स बेनिफिट होते हैं, इसके अंदर राउंड ट्रिपिंग,
एकोमोडेशन ट्रांजेक्शन, नॉन आर्म लेंथ डीलिंग, इस तरीके की कोई भी कंडीशन हो वो सब की सब कवर हो जाती है। सेक्शन 97 के अंदर ना फाइनेंस एक्ट 2024 में एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन को और इंसर्ट किया गया है और आप इसको देखते ही समझ जाओगे कि हाँ क्यों किया होगा। आजकल सारी की सारी चीजें कैसे काम कर रही हैं, डिजिटली, है ना। तो किसी को जा करके वहां कंपनी खोलना, फिजिकल फॉर्म में सब कुछ करना, उस सब की आज की डेट में जरूरत ही नहीं है। सो अब जब हम सेक्शन 97 की बात करेंगे जहां पे कमर्शियल सब्सटेंस देखा जाएगा, तो वहां पे उन कंपनीज को भी कवर किया जाएगा जो डिजिटली कंट्रोल्ड शेल कंपनीज है। क्लियर है? ये रेलेवेंट है आज के वर्ल्ड में क्योंकि क्रिप्टो और ऑफशोर जैसे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट है, राइट। सो यहाँ पे गार हुआ ट्रिगर, ठीक है। और ये जो केस है ये रेफर कर दिया गया किसको, प्रिंसिपल कमिश्नर को। तो प्रिंसिपल कमिश्नर को रेफर किया सेक्शन 144 BA में, जो इसे फर्दर फॉरवर्ड कर देगा अप्रूविंग पैनल को, जो मैंने यहाँ पे अभी आप लोगों को बताया था। अप्रूविंग पैनल इसको दे देगा, ठीक है। अप्रूविंग पैनल अब यहाँ पे क्या करता है, सबसे पहले ये समझो कि अप्रूविंग पैनल में होता क्या है। ये एक कमेटी है जहाँ 3 लोग होते हैं, जिसमें से कि एक जो होता है हाई कोर्ट का जज होता है। तो समझ जाओ वो कितने सख्त किस्म की कमेटी है, ठीक है। अब ये कमेटी जो है, जो भी डिपार्टमेंट सारे के सारे उसे डॉक्यूमेंट देता है, ठीक है, और जो वहां से असेसी देखता है, इन सब के ऊपर ये जिरह करते हैं, अच्छे से डिस्कशन करते हैं। और फाइनली जो एपी है वो अपना फाइनल डिसीजन देता है कि गार यहाँ अप्लाई करेगा या नहीं करेगा। ये बिल्कुल डिसीजन किसका होगा, आपका। इसका मतलब मैम एपी अगर इसको दे रहा है तो जो प्रिंसिपल कमिश्नर ये कुछ नहीं कर रहा, नहीं, इसका काम है कि इसके पास आ गया केस, अब ये अप्रूविंग पैनल को देगा। क्यों, अगर अब इसके हिसाब से, एपी के हिसाब से वो कह देता है कि यहाँ गार अप्लाई कर जाएगा, अगर गार अप्लाई हो जाता है तो जो ट्रांजैक्शन है उसको पूरी तरीके से रिकरेक्टराइज कर दिया जाता है। रिकरेक्टराइज मतलब ये जो हमें एक कंपनी दिख रही थी, मॉरिशस से इन्वेस्टमेंट दिख रही थी, इसको पूरे को पूरे रिकरेक्टराइज करके इसे बीच से हटा करके ये डायरेक्ट एंगल दिखा दिया जाता है, ठीक है, कि आपका ये बेनिफिट है तो आपको कैप गेन भारत में देने ही पड़ेंगे। और टैक्स इंपोज किया जाता है ये मानते हुए एज इफ अरेंजमेंट नेवर एग्जिस्ट, ये मानते हुए कि यहाँ अरेंजमेंट है ही नहीं, आप तो नहीं देख पा रहे, ठीक है। और जो भी डिडक्शंस, एग्जाम्पशंस या क्रेडिट्स उसको मिल सकते थे या मिलते, यहाँ पे अगर वो नॉर्मल तरीके से कैप गेन अनाउंस करता तो वो सारे के सारे हक उसको डिनाई कर दिए जाते हैं कि बेटा ये तुमने नहीं बताया, ये हमने ढूंढा है। तो ये सब के सब उससे हक छीन लिए जाते हैं। और अगर ये बोलता है कि ऐसा ये सारा फाइनल हो जाता है तो कैपिटल गेन यहाँ पे भारत में ये देता है। और सिर्फ ये अब कैप गेन ही नहीं देगा, ये टैक्स के अलावा इंटरेस्ट और पेनल्टी भी देगा। क्या यहाँ पनिशमेंट भी मिलेगी? क्वेश्चन टू यू ऑल, क्या यहाँ पनिशमेंट भी मिलेगी? द आंसर इज नो मैम, वो एवेजन का केस होता है क्योंकि ये तो लीगल है ना, इलीगल थोड़ा ना है, उसने इलीगल काम नहीं किया तो पनिशमेंट नहीं है। अगर यहाँ पे गार नहीं अप्लाई होता, ठीक है, एपी कहता है गार अप्लाई नहीं करेगा, तो जो टैक्स बेनिफिट है अगर वो 3 करोड़ से नीचे हैं तो ये सब कुछ होते हुए भी एपी क्या कहेगा कि नहीं भाई चलो छोड़ो, यहाँ गार इन्वोक नहीं हो रहा। या फिर इन्वेस्टमेंट्स को किसी तरीके से वो सर्च आउट कर लेता है कि इस डेट से पहले की इन्वेस्टमेंट्स है, तो भी क्या यहाँ गार इन्वोक हो पाएगा? नहीं। और अगर गलती से ये केस सार में कवर होता होगा, व्हाट इज सार? मैंने आप लोगों को बताया स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स। वो क्रिएट ही किस लिए हो, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को लेके। अगर ये वो ट्रांजैक्शन है जिसके रिस्पेक्ट में सार बना हुआ है तो फिर यहाँ गार अप्लाई नहीं होगा। इनकम टैक्स का इनफैक्ट आपने जो भी लॉज आज तक पढ़े हैं उन लॉज का एक रूल होता है कि जहां पे स्पेसिफिक लॉ है किसी चीज को डील करने के लिए, वहां जनरल लॉ प्रिवेल नहीं करता, ठीक है। सो अगर यहाँ सार अप्लाई करेगा तो यहाँ गार अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। सो अब हम देखते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट केस जिसकी मैं बात कर रही थी, जिसने सारी कहानी गार की पिरोई है, वो है वोडाफोन का केस। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, बिल्कुल अपनी सांसें थाम करके इसे सुनना, इंटरेस्टिंग है और मुझे ज़रूर रिव्यू करना। आप लोगों को समझ आया क्योंकि काफ़ी बच्चों को ना ये नहीं समझ आ पाता, तो मैंने इसको डिटेल जितना हो सकता है उतना कवर करने की कोशिश की है। सो बेसिकली वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी, ठीक है, वर्सेस यूओआई, यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में 2012 में इसके ऊपर डिसीजन आया था। सो ये केस शुरू होता है 2007 से। 2007 में वोडाफोन
जो कि बेसिकली नीदरलैंड्स की कंपनी है, डच कंपनी है, वो एंटर करती है भारत में, लेकिन बैक रूट से। मतलब वो फ्रंट से नहीं आती, वो इन्वेस्ट डायरेक्ट नहीं करती है भारत में, वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से भारत में एंटर करती है। 2007 में भारत की जो मार्केट थी ना, अगर हम बात करें सेल फोन्स, मोबाइल फोन्स, ये नया नया आने लगा था और लोग इतने हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वोडाफोन को यहाँ काफ़ी अच्छा वो दिख रहा था अपने लिए ग्रोथ का एवेन्यू। तो उन्होंने यहाँ एंट्री करने की सोची। लेकिन देखो तरीका क्या है, जब मैंने आप लोगों को बोला था ना कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट्स क्या होते हैं अब आपको समझ में आएगा। सो वोडाफोन ना एक डच कंपनी, नीदरलैंड्स की कंपनी है। एक कंपनी है सीजीपी इन्वेस्टमेंट्स, ये केमन आइलैंड में बनी हुई कंपनी है, ठीक है। एक कंपनी है हचिशियन टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनल लिमिटेड, ये हांगकांग की कंपनी है, ठीक है। और एक कंपनी है हचिशियन एसआर, ये इंडिया की कंपनी है, राइट। सो ये जो वोडाफोन कंपनी है ना, ये बातचीत करती है हचिशियन टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनल से कि मुझे आपकी ये जो 100% सब्सिडरी है, कौन सी, सीजीपी इन्वेस्टमेंट्स, ये इसकी 100% सब्सिडरी है कि मुझे इसके शेयर्स खरीदने हैं। तो हचीशियन टेलीकम्युनिकेशन ने पूछा वोडाफोन से कि तुमको ये क्यों खरीदने हैं, तो उसने उसे बताया, हमको नहीं बताया, उसे बताया कि एक्चुअली जो हचीशियन हिसार है ना, जो इंडिया में है, मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो उसने कहा जाओ कर लो इन्वेस्ट। तो इसने बताया कि नहीं यार, वहाँ इन्वेस्ट करने से ना कैपिटल गेन बहुत पे करने पड़ते हैं, तो मैंने ना कुछ अरेंजमेंट सोचा है। तुम्हारी जो सीजीपी इन्वेस्टमेंट्स है ना, इसके पास हचीशियन हिसार के 67% शेयर्स हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं सीजीपी को खरीदता हूं तो मुझे इसके बाय प्रोडक्ट में ये भी मिल जाएगा, है ना। स्मार्ट मूव, यस। अब देखो ये कितना कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। बात वोडाफोन की हचीशियन, मतलब ये जो डच कंपनी है, इसकी हांगकांग की कंपनी से बात चल रही है, ठीक है। खरीद ये रहे हैं एक केमन आइलैंड वाली कंपनी पे, लेकिन असर किस पे पड़ रहा है, यहाँ बिक गई इंडिया की कंपनी, राइट। सो ये कितना कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट उन्होंने बताया, और किस लिए, सिर्फ और सिर्फ टैक्स को अवॉइड करने के लिए, राइट। सो इन्होंने इस सबको एग्जीक्यूट कर लिया, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन क्या ये हमारे टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र से बच पाएगा? नहीं। तो टैक्स डिपार्टमेंट ने इशू किया नोटिस वोडाफोन को 11,000 करोड़ की डिमांड डालते हुए, ठीक है। रीजंस क्या दिए कि जो शेयर्स है ना वो ट्रांसफर हुए हैं, क्योंकि देखो हुआ क्या कि जो ये 67% शेयर सीजीपी इन्वेस्टमेंट होल्ड करती है इंडियन हचीशियन हिसार के, ये भी तो चले गए वोडाफोन के पास, है ना। सो ये कहती है, टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि शेयर जो ट्रांसफर हुए ना फॉरेन कंपनी के यहाँ पे, लेकिन यहाँ अंडरलेइंग असेट जो थी वो तो भारत में है ना। इसका मतलब ये जो कंपनी है ये कैसी थी, शेल कंपनी। यहाँ एक्चुअल में कुछ नहीं होना था, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक एड्रेस था। यहाँ पे कोई भी कंपनी जो है उसकी कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं रहा, है ना। सो एक्चुअल में वो जो सेल हुई है एग्जीक्यूट, उसमें जो अंडरलेइंग एसेट है जो गया, वो किसका गया, वो गया हचीशियन हिसार का, है ना। तो ये ही रीजनिंग देते हुए इन्होंने बोला। लेकिन क्या रीजनिंग ऐसी हवा में कुछ भी बोल के दी जाएगी? क्या कहीं ना कहीं इनकम टैक्स का आपको सहारा लेना पड़ेगा कि ये जो आप कह रहे हो ये कोई प्रोविजन भी कहता है? तो इन्होंने सहारा लिया सेक्शन 911 का। और ये किस चीज की बात करता था? ये करता था इनकम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। तो इसने कहा इस सेक्शन को अप्लाई करते हुए जो ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर हुई है ना हमारी कैपिटल एसेट्स की, वो टैक्सेबल होगी भारत में, तो आपको भारत में टैक्स देना पड़ेगा, राइट। सो वोडाफोन ने डिफेंस क्या दिया? वोडाफोन बोलता है कि सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है वो भारत से बाहर हुई, है ना। दोनों लोग बाहर बैठे हैं भारत के, एक कहाँ बैठा है, एक बैठा है नीदरलैंड्स में और एक बैठा है हांगकांग में। इन दोनों को बात हो रही है और बिक रही है केमन आइलैंड की कंपनी। तो तुम्हारा क्या रोल है बीच में? ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट देता है कि आपका इसमें क्या रोल है अगर ये बाहर से बाहर हो रहा है। दूसरा, इसने कहा कि जिस सेक्शन की तुम रेफरेंस देते हो ना, वहां डीम टू एक्रू अराइज जो यूज हो रहा है ना इनकम का, वो इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट की बात ही नहीं करता, ठीक है। और जो शेयर्स हैं यहाँ पे जिस पे तुमको कैपिटल गेन चाहिए, जो शेयर्स हैं
वो फॉरेन कंपनी के हैं, इज अ कैपिटल एसेट आउटसाइड इंडिया, क्योंकि केमैन के शेयर्स बिके हैं, है ना, उसके पास थे इंडियन के, इसलिए वो भी चले गए, लेकिन शेयर किसके खरीदे उसने, केमैन आइलैंड वाली कंपनी के। क्लियर है। सो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हमने फॉलो की है, इसे ग्लोबल कॉरपोरेट स्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए किया है, और हमने इसे करते वक्त जो भी लीगल ओपिनियंस थे वो बिफोर हैंड सबके सब लिए हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही आ गए, हमने आपके यहाँ के चार्टर्ड्स, आपके यहाँ के सीनियर ऑफिशियल्स, जो भी मतलब हम लोगों को यहाँ पे तैयारी करनी थी, हम वो सब कुछ लीगली सब चेक करने के बाद हमने इस ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट किया है। सो 2008 में बॉम्बे हाई कोर्ट जो है ना, वो डिपार्टमेंट के फेवर में डिसीजन दे देता है। इसका मतलब क्या हुआ, वोडाफोन के ऊपर लाइबिलिटी आ गई, है ना। सो वोडाफोन क्या इस लाइबिलिटी को झेलेगा, नहीं। तो वो क्या करता है, वो 2012 में जो है, 2008 में डिसीजन आने के बाद ये मूव कर जाता है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में बड़ी लंबी बहस चलती है, और मीनवाइल आपको पता है नीचे ही नीचे गार की प्रिपरेशन तो चल ही रही थी। अरे भाई, इतना अच्छा खासा रेवेन्यू हमारे हाथ से छूट गया, कुछ तो ऐसा बना लो जिससे कि इस तरीके के जो भी रेवेन्यूज हो वो हम कैप्चर कर पाए। तो गार साथ साथ बन रहा था, ठीक है। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट 2012 में डिसीजन दे देती है वोडाफोन के फेवर में। वो कहती है नहीं जी, वोडाफोन की इसमें कोई गलती नहीं है, और ये टैक्स अवॉइडेंस उस वक्त के जो लॉज थे उसके हिसाब से सही था, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो वोडाफोन को आप फोर्स नहीं कर सकते, यहाँ पे ये नोटिस नहीं जा सकता। सो 2012 में ही हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, वो स्मार्ट प्ले करती है, वो फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट लेके आती है, ठीक है। और अमेंडमेंट किस में लाती है, सेक्शन 911 में वो एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर देती है, ठीक है। 911 है ना, जिसको रेफरेंस देके डिपार्टमेंट ने कहा था कि तुमको यहाँ टैक्स देना पड़ेगा, है ना। और इसी को रिजेक्ट किया था किसने, वोडाफोन ने। उसने कहा था कि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट का तो जिक्र ही नहीं है। सो इसमें एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करते हैं और कहते हैं कि इनकम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया even if shares of a foreign company are transferred, फॉरेन कंपनीज के अगर एसेट ट्रांसफर हो रही है, इफ दे डिराइव सब्सटैंशियल वैल्यू फ्रॉम इंडियन एसेट, और उस केस में वो कंपनी सब्सटैंशियल वैल्यू कहां से ड्राइव कर रही होगी, इंडियन एसेट से। सो इस सिचुएशन में ये 911 में कवर हो जाएगा। क्या अब दोबारा वोडाफोन फंस गया, हाँ। अब इस फाइनेंस एक्ट की अमेंडमेंट के बाद क्या हो गया कि अब लीगली वो बाउंड हुए। वो कैसे बाउंड हुए मैम, ये तो आया है कब, 2012 फाइनेंस एक्ट में, उसका केस तो पुराना था ना, नहीं। इसमें एक और ट्विस्ट क्या था कि इसे इफेक्टिव किया रेट्रोस्पेक्टिवली। पहले इनकम टैक्स में रेट्रोस्पेक्टिव बहुत चलता था। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पुराने वक्त से अप्लाई हो जाएगा, और अप्लाई भी कब से करा दिया, 1/4/62 से 62, ठीक है। 1462 से अप्लाई कर दिया कि 911 की ये एप्लीकेशन जो है, ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये 1462 से एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या, अब वोडाफोन फंस गया, हाँ। अब वोडाफोन को हो गई दिक्कत, क्योंकि फिर से लाइबिलिटी उसके सिर पे आ गई। सो इसने क्या किया, यहाँ पे ये जो अमेंडमेंट आई ना, इस अमेंडमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट की ना बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म एक क्रिएट किया ग्लोबली। ग्लोबली बिल्कुल भी ये एक्सेप्ट नहीं किया गया, अच्छा नहीं लगा, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, उन लोगों ने बहुत ही नीचे तरीके से देखा भारत को कि यार यहाँ पे मतलब कुछ इनका स्टैंडर्ड नहीं है क्या, कुछ लॉ बनाते हैं उसको कभी भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन वोडाफोन को यहाँ जो सारी प्रॉब्लम थी वो क्या थी कि उसको तो भाई टैक्स बचाना था, वो क्या करे। सो उसने क्या किया, इनिशिएट किया आर्बिट्रेशन। वो आर्बिट्रेशन में चला गया अंडर इंडिया और नीदरलैंड बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ठीक है, बिट्स में चला गया ये। इसने कहा कि भाई अब यहाँ पे जो हमारी ये ट्रीटी हुई थी, इस ट्रीटी के हिसाब से मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे मुझे टैक्सेस देने चाहिए। अब 2020 में जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल था, उसने रूल किया, और इसने फेवर में किसके किया, वोडाफोन के। इसने कहा रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की जो डिमांड क्रिएट की गई है, इट्स अ ब्रीच ऑफ फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट। आपने यहाँ पे ये जो किया है कि रेट्रोस्पेक्टिवली अपने लॉ को अमेंड कर दिया, और उसकी वजह से आपने टैक्स डिमांड क्रिएट की, ये एक तरीके से फेयर या इक्विटेबल कहीं से भी फील नहीं होता है, क्योंकि सामने वाले पर्सन को आपने ट्रैप कर दिया। वो पास्ट में कुछ काम करके आया, वो तो कुछ नहीं कर सकता ना, वो तो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं सोच सकता कि चलो मैंने तो यहाँ अपना खोला ही नहीं,
मैं यहाँ बिजनेस ही नहीं कर रहा, मुझे नहीं करने आगे शेयर्स खरीदने नहीं, वो तो कर चुका, वो उसको पीछे जा करके जीरो नहीं कर सकता। बट इन्होंने पीछे जाके उस लॉ को जो उस टाइम एग्जिस्ट करता था, वो जो लूप उस टाइम एग्जिस्ट करता था, उसको जीरो कर दिया। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि इंडिया ने वॉयलेट किया है ट्रीटी ऑब्लिगेशन को, क्योंकि ट्रीटी जो उनकी आपस में थी उसको ये वॉयलेट कर रहा है। क्योंकि आज आकर के आप कोई और कहानी कह रहे हो, जब वो कंपनी भारत में इन्वेस्ट कर रही थी या कंपनी भारत में काम कर रही थी या सोच रही थी, उस टाइम पे जो ट्रीटी थी उस ट्रीटी को आप रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो, तो आगे आने वाले टाइम में कोई भी फॉरेन कंपनी भारत की तरफ जब देखेगी तो यहाँ के लॉ को, यहाँ की ट्रीटीज को वो कितना बिलीव करे अगर वो ऐसे शेक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि जो वोडाफोन है एंटाइटल है टू द कॉस्ट एंड रिलीफ, उसको इधर जो कुछ भी उसे नुकसान झेलना पड़ा वो सब की भरपाई इंडियन गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। इस सब की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत शर्मिंदगी उठाई। ठीक है, ग्लोबली उसको बहुत ही ज़्यादा बैशिंग को फेस करना पड़ा, जिसके बाद फाइनली हमारी इनकम टैक्स में से ये जो अमेंडमेंट थी इसे रिपील कर दिया गया। ठीक है, सो 2021 फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट आती है फिर से, और वो क्या कहती है कि विड्रॉल ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स रिलेटिंग टू इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इंडियन एसेट मेड बिफोर 28/5/2012। इसका मतलब इसने क्या कह दिया, इसने कहा कि जो भी मैंने रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड डाला था ना उसको हटा दो। मतलब कि जो एक्सप्लेनेशन इंसर्ट हुई थी ना उस टाइम पे, वो एक्सप्लेनेशन अब एग्जिस्ट करेगी, है ना। लेकिन जो यहाँ शब्द था कि रेट्रोस्पेक्टिव फ्रॉम 1/4 टू 62, ये चीज को इसने क्या कर दिया, रिपील। इसका मतलब अब हम जब 911 को पढ़ते हैं तो यहाँ जो एक्सप्लेनेशन है वो ये कहता है इनकम अब इंक्लूड तो करेगी इस तरीके की जो भी इनकम्स होंगी। ठीक है, लेकिन कब से, जब से ये फाइनेंस एक्ट आया था। ये फाइनेंस एक्ट कब आया था, ये आया था 2012। ठीक है, इसका मतलब इसके बाद की बात करेंगे तो क्या वोडाफोन यहाँ से बच गया, यस वोडाफोन यहाँ से बच गया। वोडाफोन ने इतने सारे टाइम पे, और सबसे बड़ी चीज तो हमको गाड़ी दे दिया है ना, इस सब से हमारी गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अब तो कुछ रूल ऐसा ले आओ जो जनरली हम लगा सकें। अब हम बात करते हैं सेक्शंस की, जो एक्चुअल में सेक्शंस लिखे गए। ये सारी की सारी जो मैंने आपको डिटेल्स दी है ना, एक्चुअल में गार यही है। सिर्फ और सिर्फ अब इसे अप्लाई करेंगे हर एक सेक्शन के ऊपर, आप देखेंगे कि सारा का सारा हमारा गार कंप्लीट हो गया। देखो फटाफट से इसे देख लेते हैं। तो चैप्टर 10A ये आपका बेयर एक्ट है, घबराने की जरूरत नहीं है। कहाँ से लेंगे मैम, ऐसे सब सोचने की जरूरत नहीं है। तो एप्लीकेबिलिटी कौन कहता है, सेक्शन 95(1), ये नॉट विद स्टैंडिंग से शुरू हुआ था, यस ठीक है। सो यहाँ पे इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट क्या है, सेक्शन 96(1) इसकी बात करता है। राइट क्रिएट करेगा इस तरीके की कोई भी कमर्शियल सब्सटेंस, क्या ये सब मैंने करा दिया, यस ठीक है। कोई भी अरेंजमेंट शैल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस इट इज प्रूव्ड टू बी कंट्रेरी बाय द एसएससी। ये मान लिया जाएगा कि भाई अगर यहाँ कोई भी हमको अरेंजमेंट ऐसा दिखा तो हम ये मान लेंगे कि ये अरेंजमेंट जो है इम्परमिसिबल है। ये एसएससी के ऊपर लाइबिलिटी है कि उसे प्रूव करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सेक्शन 97 जो बात कर रहा था अरेंजमेंट जो कि कमर्शियल सब्सटेंस को मिस करते हैं। देखो यहाँ पे इसने क्या कहा, राउंड ट्रिपिंग, है ना। राउंड ट्रिपिंग का मतलब क्या हुआ, जब हमने इंडियन स्मार्ट सीए की बात की थी कि मॉरिशस से उसने क्या किया, इंडिया में ही इन्वेस्ट किया। तो राउंड ट्रिपिंग का मतलब क्या है, इसने पैसा यहाँ लगाया, इसने यहाँ लगाया, यहाँ से पैसा वापस यहाँ आएगा और यहाँ से पैसा वापस यहाँ आया, तो पैसे ने क्या किया, एक राउंड ट्रिप लिया। तो ये सारी की सारी इन्वॉल्व करेंगी किस चीज में, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। ये सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व करती है, इंक्लूड करती है। एकोमोडेटिंग पार्टी मतलब जो यहाँ मॉरिशस कंपनी है ना, ये एकोमोडेटिंग पार्टी है। क्या कर रही है ये, बेसिकली इन्वेस्टमेंट तो इन दो लोगों को करनी है, बट इन दो लोगों के बीच में जो बन रहा है कनेक्शन, वो कौन है, मॉरिशस कंपनी। इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये यहाँ एग्जिस्ट क्यों कर रही है, ताकि ये स्मार्ट सीए जो है ये भारत में इन्वेस्ट कर सके और टैक्स बचा सके। ठीक है, एलिमेंट दैट हैव इफेक्ट ऑफ ऑफसेटिंग और कैंसिलिंग ईच अदर। बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो इंडियन सीए है मॉरिशस में इन्वेस्ट कर रहा है, मॉरिशस वाला यहाँ कर रहा है, और फिर ये रिवर्स होकर के वापस पैसा किसके पास आ जाता है, स्मार्ट सीए के पास। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा जो ट्रांजेक्शन है ना, एंड में क्या हुआ, टैक्स बेनिफिट लेने के बाद पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन ही कैंसिल हो गई। अगर ये किसी थर्ड पार्टी के पास होता,
ठीक है, तो पैसा उसके पास जाता, उसकी इनकम होती, लेकिन ये पैसा प्रिंसिपल भी लौट के सीए के पास आ गया है, और जो पैसा था प्रॉफिट था वो भी उसके पास आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इज एक ट्रांजेक्शन विच इज कंडक्टेड थ्रू वन और मोर पर्सन एंड डिस्गाइज्ड द वैल्यू, लोकेशन, सोर्सेज, ऑनरशिप, कंट्रोल। कैसे? अगर सेम सिचुएशन में मैं लूं तो यहाँ पे जो ये स्मार्ट सीए है बेसिकली, इसने मॉरिशस में जो डमी कंपनी खोली है उससे इसने इंडिया में इन्वेस्ट किया है। इसने क्या किया है, ये जो मॉरिशस कंपनी है उसका रियल ऑनर कौन है? अगर हम बात करें तो एक डिस्गाइज ही तो क्रिएट किया है, इसका रियल ऑनर यहाँ पे कौन है? दिस इंडियन पर्सन, है ना। ये डिस्गाइज क्रिएट किया है। तो इस तरीके के जो अरेंजमेंट्स हैं ये सब इस अरेंजमेंट टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस में इंक्लूड होंगे। उसके बाद हम लोगों ने ये सारा का सारा आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू सारा करा ही दिया है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट के, इसकी बात करता है सेक्शन 98। ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ कि इसमें अगर ऐसा होता है कि गार जो है वो अप्लाई हो जाता है तो क्या क्या करेगा, तो ये सारी थ्योरी आप पढ़ सकते हैं। सेक्शन 99 बात करता है ट्रीटमेंट ऑफ कनेक्टेड पर्सन एंड अकोमोडेटिंग पार्टीज। कौन कौन से लोग होते हैं जिन केसेस में हम आर्म लेंथ को चेक करते हैं, तो वो पार्टीज कौन सी होंगी? जो भी कनेक्टेड लोग होते हैं हम लोगों से। ठीक है, जो कनेक्टेड हैं वो क्या हो सकते हैं? रिलेशन में हो सकते हैं, या अगर हम पार्टनर्स कोई पार्टनरशिप फर्म में भी कहीं पार्टनर्स हैं तो वो भी कनेक्टेड में आ जाते हैं। मैं किसी कंपनी के अंदर किसी अच्छी पोजीशन में हूँ जो उस कंपनी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और मैं उस अरेंजमेंट का पार्ट भी हूँ, तो भी मैं यहाँ पे रिलेटेड पार्टी कहलाऊंगा। अदरवाइज रिलेशंस के एंगल में हम कहीं से आते हैं तो वो भी सारा का सारा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन है इस चैप्टर की वो क्या होगी, उसके बारे में सेक्शन 100 बात करता है, 101 फ्रेमिंग ऑफ गाइडलाइंस की बात करता है, 102 डिफाइन कर रहा होता है कुछ टर्म्स को। तो ये टर्म्स डेफिनेशन है, अरेंजमेंट क्या है, असेट क्या है, बेनिफिट्स क्या कहलाएंगे, कनेक्टेड पर्सन कौन कहलाएगा, ठीक है, फंड्स किसको बोलेंगे, पार्टी किसको बोलेंगे, ये सारा का सारा आप रीड कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को अभी जब कराया है तो ये सारा का सारा कवर करा दिया है ऑलरेडी। चलो, अब जो कुछ पढ़ाया है उस सारे नॉलेज का एक बार चेक हो जाता है। ठीक है, मुझे बताएंगे, ये आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, उधर से ले रही हूँ। एक कंपनी है जो इंडिया केमिकल लिमिटेड है, ये भारत में इनकॉर्पोरेट हुई है, और ये जो कंपनी है ये कंपनी केमिकल बनाती है। ठीक है, इससे पता चलता है कि SEZ यूनिट जो है, अगर वहाँ पे आप कोई सेटअप लगा लेते हो तो आपको 50% रिडक्शन मिलती है प्रॉफिट पे अंडर सेक्शन 10AA। ठीक है, ये क्या करता है, SEZ यूनिट लगाता है, एक सेटअप बनाता है, राइट। अब आप मुझे बताएंगे कि इसने जो SEZ यूनिट में सेटअप लगाया है, इससे जो इसने 50% को अपने प्रॉफिट्स को सेव किया है, यहाँ पे क्या गार अट्रैक्ट हो जाएगा? आप लोगों ने सबने मुझे कमेंट करके नीचे बताना है और मुझे रीजनिंग भी देनी है। ठीक है, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है दैट इज सेटिंग अप ऑफ SEZ यूनिट, है ना। इसका जो पर्पस है वो क्या है? टैक्स बेनिफिट उठाना, है ना। लेकिन क्या यहाँ इस पर्टिकुलर केस में हम टैक्स अवॉइडेंस कह सकते हैं? यहाँ क्या टैक्स को अवॉइड किया गया है? द आंसर इज नो। इसने इनकम टैक्स के एक प्रोविजन को यूज करते हुए अपने टैक्स को सेव किया है, तो इसे हम बोलते हैं टैक्स प्लान, राइट। ये टैक्स अवॉइडेंस के केस में नहीं आएगा। तो क्या यहाँ गार अट्रैक्ट होगा? नहीं मैम, अगर अवॉइडेंस ही नहीं है तो गार अट्रैक्ट नहीं होगा। अब सुनो इसी कहानी को थोड़ा सा डिफरेंट। यही कंपनी है, ठीक है, ये क्या करती है, मैन्युफैक्चर जो कर रही है केमिकल वो तो नॉन SEZ यूनिट में ही कर रही है, लेकिन ये क्या करती है, अपने उस प्रोडक्शन को डाइवर्ट कर देती है SEZ यूनिट के लिए। ठीक है, जबकि SEZ यूनिट में सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग का काम होता था। मतलब क्या कमर्शियल सब्सटेंस मिसिंग है? यस। क्या इस केस में अब गार अप्लाई हो जाएगा? तो सबसे पहले चेक क्या करना है, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट किया है, ये अरेंजमेंट हमको अवॉइडेंस की तरफ दिखाई देता है? नहीं। यहाँ जो अरेंजमेंट है इसने क्या किया, काम ये यहाँ करा रहा है मैन्युफैक्चर, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसे डाइवर्ट करके, मतलब दिखा कहाँ रहा है, SEZ यूनिट में। बेसिकली ये क्या कर रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। और जब हम मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो क्या अवॉइडेंस होता है? नहीं। दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ एवेशन। तो क्या गार अप्लाई होगा? नहीं, गार एवेशन के केस में अप्लाई नहीं होता। एवेशन के केस में तो क्या होता है, धर लिया जाता है ना। तो यहाँ गार नहीं लगेगा क्योंकि अवॉइडेंस नहीं है। तीसरा सिनेरियो, सेम कंपनी
नॉन एसईजेड यूनिट में प्रोडक्शन करता है केमिकल का, लेकिन क्या करता है कि यहां से जो भी इसने प्रोडक्शन की, मान लो 1000 टन यूनिट का केमिकल बनाया इसने, इसे जब यहां ट्रांसफर किया ना, इसे एसईजेड यूनिट को बेच दिया, तो इसे बेचते वक्त जो चीज अदरवाइज ये मार्केट में बेचता है 120 रुपए की, इसने यहां इसे बेचा 70 रुपए का। ठीक है, इसलिए इसने क्या किया, जो फेयर मार्केट प्राइस था ना, उससे लोअर प्राइस में एसईजेड को बेच दिया। तो एसईजेड के पास जो कॉस्ट आई वो कितनी आई, 70। अब ये जब मार्केट में बेच रहा है मान लो 150, तो इससे क्या हुआ, अगर ये 120 में ही लेता और 150 में बेचता तो प्रॉफिट कितना आता, 30 रुपए, लेकिन अब कितना आया, ठीक है, 80 रुपीज। तो क्या इसके प्रॉफिट्स इन्फ्लेट हो गए, यस। इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ प्रॉफिट्स कहां दिखाने की कोशिश की, एसईजेड यूनिट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 50% आपके प्रॉफिट को टैक्स का बेनिफिट है, सो इसलिए इसने प्रॉफिट को यहां ज्यादा किया। अब इस सिचुएशन में क्या गार इन्वोक होगा, ठीक है। सो सबसे पहले, क्या यहाँ पे कोई किसी तरीके का मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है फैक्ट्स का, द आंसर इज नो। क्या यहाँ कोई टैक्स एवेजन हुआ, अगर मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो टैक्स एवेजन नहीं है। एससीजेड का जो लेजिस्लेशन था, उसका जो इंटेंशन था वो क्या था, यहाँ जो एससीजेड बनाने का जो लेजिस्लेशन था, जो लॉ था, उसका इंटेंट क्या था, उसका इंटेंट ये था कि जेन्युइनली लोग वहां पे सेटअप्स लगाएं, यूनिट्स लगाएं, इसलिए वहां पे गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट्स दे रही थी। तो क्या उसको फॉलो किया गया, नहीं, उसको चीट किया गया। एक्चुअल में ये जो एसईजेड की यूनिट है, इसमें कोई काम हो ही नहीं रहा सिग्निफिकेंटली, है ना, यहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसे यूज किया जा रहा है किस चीज के लिए, अपने टैक्स के बेनिफिट उठाने के लिए। तो क्या यहाँ पे टैक्स अवॉइडेंस का केस है, यस, टैक्स अवॉइडेंस का यहाँ केस है। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 10AA जो है वो जब इसकी बात करता है, इसके अलावा और बड़े सारे स्पेसिफिक सेक्शन है, क्योंकि जब एसईजेड आया था ना, तो शुरुआत में लोगों ने इसे बहुत मिसयूज किया है, तो इससे रिलेटेड स्पेसिफिक सेक्शन, मतलब सार ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है टू हैंडल सच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो अगर सार इसे हैंडल करता है, तो याद करो मैंने क्या कहा था, जहां सार लगेगा वहां गार नहीं लगेगा, जहां स्पेसिफिक जाएगा वहां जर्नल नहीं लगेगा। तो क्या यहाँ गार लगेगा, द आंसर इज नो, यहाँ गार नहीं लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट केस, कंपनी वही है, ठीक है, मैन्युफैक्चर करती है नॉन एसईजेड में, और यहाँ पे एसईजेड वाले एरिया में भी वो क्या करती है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन कर देती है। अब जितने भी ऑर्डर्स कंपनी को आ रहे थे, तो वो जो यहाँ से मैन्युफैक्चर करा रही थी ना नॉन एसईजेड से, इससे वो मैन्युफैक्चरिंग अपनी रिड्यूस कर देती है और एसईजेड से ज्यादा ऑर्डर लेना शुरू कर देती है। मतलब इफेक्टिवली क्या हुआ कि यहाँ का जो प्रोडक्शन है, अगर वो 1000 यूनिट का हो रहा था, तो यहाँ पे इसने 400 ऑर्डर लेना शुरू किया बस, और यहाँ जो 400 हो रहे थे उसको उसने 1000 पे लिया। तो यहाँ ज्यादा ऑर्डर ले रहा है एसईजेड में, वहां कम ले रहा है। इसका मतलब ज्यादा मूवमेंट मैन्युफैक्चरिंग की कहाँ उसने शिफ्ट कर दी, एसईजेड वाले में। तो क्या इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में गार अट्रैक्ट होगा, लिखो सभी के सभी, सोचना नहीं है, ठीक है। सो अरेंजमेंट देखना है सबसे पहले, अरेंजमेंट क्या हुआ, शिफ्टिंग और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस फ्रॉम एससी नॉन एसईजेड टू एसईजेड, है ना, शिफ्ट किया ना उसने प्रॉफिट को, यस। पर्पस क्या था, क्या टैक्स बेनिफिट लेने का ही पर्पस था, यस मैम। सो यहाँ पे क्या क्लियर कट टैक्स अवॉइडेंस का केस है, यस, टैक्स अवॉइडेंस का केस है। 10AA जो है वो ऑलरेडी इसे हैंडल कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे गार नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ सार लग रहा है। ये आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का जो है वो है एग्जाम्पल है, उसको सारे को मैंने आपको करा दिया है। सो आई होप विद दिस गार इज क्लियर। नोट्स को लेके कोई इशू नहीं है, आप जिस भी नोट से पढ़ते हो, जिस भी टीचर के नोट से पढ़ते हो, आईसीआई के मॉड्यूल से पढ़ते हो, इट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि मैंने बेयर एक्ट ही आपको पूरा का पूरा साथ साथ करा दिया है, ठीक है। मैंने जो भी आपको एग्जाम्पल और अपनी लैंग्वेज से जो क्रिएट किया वो सारा बेयर एक्ट जो था एज इट इज फॉर्म में, सिर्फ और सिर्फ इजी फॉर्म में आपको दिया है। तो आप किसी की भी नोट्स कहीं से भी पढ़ोगे, कोई इशू नहीं है, बस पढ़ते वक्त अपने वो जो भी बुक है उसके अंदर अपने हाथ से नोट्स क्रिएट कर लेना, ताकि बाद में आपको हेल्प मिले। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मुझे ज़रूर बताओ कि इन सब लेक्चर से आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। ओके, थैंक यू।